गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th और 12 दोनों में ये पढ़ना है कि फिजिक्स के विद्युत धारा चैप्टर, कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है प्रतिरोधकों का संयोजन अर्थात कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसमें एक श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, एक समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और एक मिश्रित क्रम समूहन होता है। इसके लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे समतुल्य प्रतिरोध का। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा क्लास 10th और 12 के दोनों के लिए, इसलिए मैंने दोनों के लिए यहाँ किया 10th प्लस 12। 10th में जो हम लोग को चौथे चैप्टर में पढ़ना है फिजिक्स के, और अगर 12 की बात की जाए तो 12 का यह थर्ड चैप्टर है, विद्युत धारा चैप्टर, दोनों का विद्युत धारा चैप्टर है, तो उसमें हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं। मतलब एक से अधिक प्रतिरोध है, उसके श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं। और श्रेणी क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। मतलब श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हम लोग को किसका, समतुल्य प्रतिरोध, जिसको इंग्लिश में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, इसका हम लोग को व्यंजक प्राप्त करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, इसलिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ मार्क कर देता हूँ, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आप सभी इसको अच्छी तरीके से देख करके जाएंगे। तो पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन का डिफिनेशन देखते हैं। तो प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, क्या होगा, ऐसा क्रम संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, इसका मतलब हमारे पास दो प्रतिरोध अगर लें तो पहला प्रतिरोध ये रहा कि दूसरे सिरा, अगर ये पहला सिरा है कौन सा सिरा आ जाएगा, दूसरा सिरा को पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, मतलब एक और हमने प्रतिरोध ले लिया, इस दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से हमने इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया। फिर तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये रहा, को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। मतलब इसको तीसरा प्रतिरोध एक और ले लेते हैं हम लोग, यह तीसरा प्रतिरोध है। ठीक है, इस तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से हम इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो अर्थात हमारे पास कितने प्रतिरोध हो गए, 3। इस प्रकार से जो क्रम बनता है उस क्रम को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, अर्थात प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई, फिर से एक बार देख लीजिए। ऐसा क्रम संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है, तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। मतलब पहले के दूसरे को दूसरे के पहले से और दूसरे के दूसरे को तीसरे के पहले से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार का जो क्रम समूहन होगा उसे हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्लियर है, चित्र से आप लोग क्लियर समझिए। अब हम इसके लिए समतुल्य प्रतिरोध का क्या ज्ञात करते हैं, व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो मैं चित्र बिल्कुल साफ साफ यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ये रहा एक प्रतिरोध, एक और दूसरा प्रतिरोध, और यहाँ पर हमने एक तीसरा प्रतिरोध ले लिया। ठीक है, 3 प्रतिरोध हमने ले लिया। तीनों प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में एक यहाँ पर हम बैटरी ले लेते हैं, चाहे सेल ले लेते हैं। ठीक है, एक हम यहाँ पे कुंजी ले लेते हैं। ठीक है, और ये इसको इससे मिला दिया। इन तीनों प्रतिरोध का नाम हम लिख लेते हैं। इसका नाम हो गया R1, इसका नाम हो गया R2 और इसका नाम हो गया R3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चित्र में फिर से एक बार देखिए। अब इसमें हम एक एमीटर जोड़ देते हैं जो कि I को मापेगा। ठीक है, धारा को मापने के लिए हम इसमें क्या जोड़ देते हैं, एक एमीटर जोड़ देते हैं। तो यहाँ हमने एक एमीटर जोड़ दिया। एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं जो विभव को मापेगा। ठीक है, तो हमने एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया। ठीक है, एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया जो किसको मापेगा, विभव को मापेगा। ठीक है, नहीं तो जोड़िएगा कोई बात नहीं है, चित्र में बिल्कुल बस साफ बनाइएगा चित्र को। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ से जो धारा प्रवाहित हो रही है कौन सी, प्लस और माइनस। यहाँ से प्लस धारा जब निकलेगी तो यहाँ से आकर के यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस उत्पन्न होगा। फिर यहाँ से ऐसे जाके यहाँ प्लस और यहाँ
माइनस होगा। क्लियर है? मतलब धारा यहाँ से निकली आई और यहाँ से होते हुए कहाँ हो गई, यहाँ आ गई। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सब किसी को समझ में आ गया। फिगर में फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तो हम बिंदु स्तर यहाँ जोड़ने वाला तो बिंदु ले लेते हैं। ठीक है? उसके बाद से दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है, तो उसे हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब हम इसके लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं, तो लिखेंगे सबसे पहले हमने 3 प्रतिरोध दिया है, तो लिखेंगे माना कि R1 R2 और R3। अगर आप क्वेश्चन में कहें यहाँ पर कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए 2 प्रतिरोध के संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध, तो आप केवल 2 प्रतिरोध ही मान करके बनाइएगा। पर मैं यहाँ 3 बता रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम बात 3 ही पूछा गया है, तो 3 को लेके हम लोग चलते हैं। ठीक है? तो माना कि R1 R2 और R3 3 प्रतिरोध हैं जिन्हें समान श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है? यहाँ पे एमीटर और वोल्ट मीटर का मैं नहीं लिख रहा हूँ कि एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को ये सब लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ध्यान अपने मेन टॉपिक में पहुंचिए, जोड़ा गया है। ठीक है? यदि परिपथ में कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, यहां से आई धारा निकल रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही और प्रतिरोध के सिरों के बीच और प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर क्रमशः देखिए यहां पर पहला प्रतिरोध है तो इसके बीच का विभवांतर यहां से लेकर यहां तक होगा, यहां से लेकर के कहां तक होगा, यहां तक। फिर दूसरा प्रतिरोध है, इसके बीच का विभवांतर यहां से लेकर कहां तक होगा, यहां तक। और तीसरा प्रतिरोध है, इसका विभवांतर यहां से लेकर कहां तक होगा, यहां। ठीक है? तो पहले वो प्रतिरोध का विभवांतर हम V1 मान लेते हैं, दूसरे का मान लेते हैं V2 और तीसरे का मान लेते हैं हम लोग V3। तो यदि प्रतिरोध परिपथ से I धारा प्रवाहित हो रही हो और प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 हो तो क्या हो, V1, V2 तथा V3 हो तो ओम के नियम से हो तो ओम के नियम से। तो बच्चों आपने ओम का नियम पढ़ा है। ओम का नियम क्या होता है? नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा का प्राबल्य उनके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I या V बराबर IR। पढ़ा था आपने? V बराबर क्या होता है, IR। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर V की जगह पे यहाँ V1 है और इसमें कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, धारा सब में I प्रवाहित हो रही है और प्रतिरोध क्या है, R1 है। तो ओम के नियम से V1 बराबर I, V बराबर IR होता है, तो V1 बराबर IR1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें, पहले प्रतिरोध के बीच का विभवांतर V1 के लिए याद करें तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ से, तो I धारा इसके अंदर से प्रवाहित हो रही है। तो I जब धारा प्रवाहित हो रही है तो I और ये क्या हो जाएगा, R1। तो IR होता है तो IR1 हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है? इसी प्रकार से हम दूसरा करेंगे, नीचे दिख रहा है, हाँ। इसी प्रकार से दूसरा V2 बराबर, V2 क्या है, यहाँ से यहाँ तक दूसरे प्रतिरोध के बीच का विभवांतर, V2 बराबर क्या हो जाएगा,
यहाँ से कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, तो हमने देखा I हो रही है और इसका प्रतिरोध कितना है, R2 है, तो V2 बराबर हो जाएगा IR2। समीकरण नंबर कितना हो जाएगी, 2 हो गया। इसी प्रकार से हम तीसरा देखते हैं, यहाँ पे क्या है, R3 है, इसका विभवांतर क्या होगा, तो V3 होगा, तो V3 बराबर क्या हो जाएगा, IR3। समीकरण नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। ये कहां से आया, तो आप क्लियर एक बार फिर से समझ लीजिए। हमने यहाँ मान लिया कि 3 प्रतिरोध है, इन तीनों से अगर I धारा प्रवाहित हो रही है तो इनके बीच का विभवांतर क्रम से कितना होगा, तो पहले का होगा V1, दूसरे का होगा V2 और तीसरे का होगा V3 होगा। ठीक है, क्लियर, V3 होगा। तो हम V1 का मान ओम के नियम से ज्ञात करते हैं, तो ओम के नियम से V1 बराबर क्या होगा, तो V1 बराबर क्या होगा, इससे धारा I प्रवाहित हो रही है और इसका प्रतिरोध R1 है, तो V बराबर IR होता है, तो V1 बराबर IR1 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का V2 बराबर क्या हो जाएगा, IR2। इसी प्रकार V3 का, तो V3 बराबर IR3। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसका कोई काम नहीं है, तो ओम के नियम से यहाँ क्लियर हो गया। अब इसके नीचे लिखते हैं, तो इसके नीचे मैंने जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैं भाग में बांट देता हूँ, आप यहाँ इसके बगल में मत लिख देना, आप अलग एक कॉपी में लिखना। ठीक, अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1, 2 और 3 दिख रहा है नीचे तक, हाँ, समीकरण 1, 2 और 3, तो तीनों में हम देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। चलिए जोड़ते हैं समीकरण 1। तो हम क्या करेंगे, जब 3 समीकरण को जोड़ा जाता है तो बराबर के उधर वाला LHS को एक साथ जोड़ दिया जाता है, बराबर के इधर वाले को एक साथ जोड़ दिया जाता है। तो बराबर के इधर क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3 और बराबर के इधर क्या है, IR1 प्लस IR2 और प्लस IR3। क्लियर, कैसे हमने क्या किया, इधर वाले को एक साथ जोड़ दिया LHS को और RHS को एक साथ जोड़ दिया। अब देखते हैं यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखिए यहाँ पे चित्र में ध्यान दीजिए, V1 ये है, V2 ये है और V3 ये है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट हुआ V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब ये तीनों अगर मिल जाए आपस में तो ये पूरा कंप्लीट विभवांतर होगा। तो पूरा विभवांतर मतलब यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट विभवांतर क्या है, तो V है, तो यहाँ पे कंप्लीट विभवांतर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्या हो जाएगा, V। क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, V। और इधर इसमें तीनों में क्या है, कॉमन I है, तो I निकल जाएगा, क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। कहाँ से आया ये V, तो हम यहाँ चूंकि भी लिख देंगे, चूंकि V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्यों, क्योंकि V का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट विभवांतर। विभवांतर कहाँ होता है, यहाँ से लेकर के कंप्लीट यहाँ तक कंप्लीट विभवांतर होगा, जो तीनों के विभवांतर का क्या होगा, तीनों विभवांतर का क्या होगा, योगफल होगा, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3। कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। V बराबर I कितना हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक, यहाँ समीकरण नंबर कितना बना दीजिए, इसको समीकरण नंबर 4 बना दीजिए। कितना बना दिया आपने, समीकरण नंबर 4 बना दीजिए। अब ध्यान दीजिए आप लोग, अब आपने यहाँ पे भी पढ़ा था है। अब अगर देखें हम ये तीनों प्रतिरोध को मान ले एक प्रतिरोध, इन तीनों प्रतिरोध को मिलाकर कितना प्रतिरोध मान ले, एक प्रतिरोध, और जिसका मान हम मान लेते हैं R, क्योंकि हमको क्या कहना है, समतुल्य प्रतिरोध, तो समतुल्य प्रतिरोध को मान लेते हैं R। तो ओम के नियम से क्या होगा, तो यहाँ लिखते हैं, यदि परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध, यदि परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध R हो तो, यदि परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध क्या हो, R हो तो, परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध क्या हो, R हो तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो ओम का नियम क्या कहता है भाई, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर क्या होता है, I हो। तो समतुल्य प्रतिरोध हमने क्या मान लिया, R। तो समतुल्य मतलब कंप्लीट प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन तीनों के बराबर का प्रतिरोध हमने R मान लिया।
तो समतुल्य पर तो ओम के नियम से क्या जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, आई आर। समीकरण नंबर ये कितना हो गया, समीकरण नंबर 5। क्लियर? कैसे हुआ फिर से एक बार देखिए, हमको यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करना है। अब समतुल्य प्रतिरोध का मान लेते हैं, माना कि मतलब या यदि करके भी लिख सकते हैं, यदि परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर आई आर। तो V बराबर कितना हो गया, आई आर। समीकरण नंबर कितना हो गया, 5। अब समीकरण 4 और 5 को लेकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले इसको अच्छी तरह उतार लीजिए, तब इसके आगे मैं मिटा दे रहा हूं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए अच्छी तरीके से। चलिए स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या देखा, समीकरण नंबर 4 लाया था, समीकरण नंबर 5। अब इन दोनों समीकरण को हम लेकर के आगे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 4 और 5 से, मतलब हम समीकरण 4 का जो मान है और 5 का जो मान है दोनों को आपस में मिलाते हैं। तो 4 में है V बराबर आई R1 प्लस R2 प्लस R3 और 5 में V बराबर आई R, मतलब दोनों आपस में बराबर है और V भी बराबर है। तो ये दोनों RHS पार्ट बराबर होंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, दोनों पार्ट बराबर होंगे, मतलब आई R किसके बराबर होगा, आई R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर? ब्रैकेट में बंद है, इसके आपस में दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे, तो V का मान है आई आर हमने एक समीकरण 4 में रख दिया, तो आई आर बराबर आई R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे काटते हैं, आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा कौन सा समीकरण बन गया, समीकरण नंबर 6। और यही हमारा समीकरण जो है वह श्रेणी क्रम संयोजन के लिए क्या है, समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक है। तो इसको हम यहाँ घेरा लगाते रहे क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे काम आएगा। तो लिखेंगे यही चाहे समीकरण 6 श्रेणी क्रम कौन से के, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध मीन्स R का व्यंजक है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या हो गया, समाप्त हो गया। एक बार मैं फिर से मिलवा दे रहा हूँ, बहुत आसान है। सबसे पहले आप एक फिगर बनाइएगा, इसमें आप 3 रेजिस्टेंस लीजिएगा। आप 3 से अधिक भी ले सकते हैं, 3 से कम भी ले सकते हैं, बट आपको मैक्सिमम 3 से ही सवाल पूछा जाता है, तो आप 3 लेकर के बनाएंगे। 3 लेके यहाँ बनाएंगे, माना कि R1 R2 R3 3 प्रतिरोध है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, यदि वो आई धारा प्रवाहित हो रही है, अब यहाँ पर विभवांतर क्या होगा, इसका पहले का विभवांतर V1 और इसका V2 और इसका V3 हो, तो ओम के नियम क्या हो जाएगा, V1 बराबर आई R1, V2 बराबर आई R2, V3 बराबर आई R3। यही होगा ओम का नियम। तीनों को हमने जोड़ दिया, जोड़ने पर हमारा समीकरण आया, समीकरण नंबर 4 आया। कैसे आया, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 को हम लोग तीनों को जोड़ करके V1 V2 V3 को हम लोग भी लिख सकते हैं। यहाँ V हो गया, V बराबर आई R1 प्लस R2 प्लस R3, समीकरण 4। अब हम किसका मान ज्ञात कर रहे हैं, तो समतुल्य प्रतिरोध। तो समतुल्य प्रतिरोध हम मान लेते हैं R, मतलब इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस उसको हमने मान लिया R। तो यदि परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से, तो V बराबर क्या होगा, आई आर। ओम का नियम यही होता है, V बराबर आई आर। V क्या है, टोटल विभवांतर आई धारा, R टोटल प्रतिरोध, तो V बराबर आई आर। समीकरण नंबर 5, समीकरण 5 का मान 4 में रखने पर 5 का मान 4 में रखा तो आई आर बराबर कितना हो गया, आई से आई कर दिया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही जो मान है हमारा अभी प्राप्त हुआ है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही समतुल्य प्रतिरोध का क्या है, व्यंजक है। अगर आपके पास 2 प्रतिरोध से ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आप 2 प्रतिरोध के लिए केवल कितना लिखेंगे, R बराबर R1 प्लस R2 लिखेंगे। अगर 3 कहा जाएगा तो 3 लिखिएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 4 कहा जाएगा तो 4 के लिए
R4 को भी जोड़ दीजिएगा। 5 कहा जाएगा तो 5 में R5 को भी जोड़ दीजिएगा। अर्थात जो श्रेणी क्रम है समतुल्य प्रतिरोध होता है वह सभी का क्या होता है, योग होता है। देख रहे हैं आप लोग, अगर 3 है तो तीनों को जोड़ दिया जाएगा, 2 है तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो यही समतुल्य प्रतिरोध का क्या है, व्यंजक है। तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कर लिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त है। इसके बाद हम लोग प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन के लिए पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर किसी भी चीज में प्रॉब्लम आ रही होगी, कोई भी डाउट हो रहा तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं फिर उस डाउट को दूर करने का प्रयास करूंगा। और इसके लिए मैं न्यूमेरिकल्स वाला वीडियो अलग बनाऊंगा जिसमें इस पे संबंधित न्यूमेरिकल्स रहेंगे। तो आज के लिखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।